मेरा नाम कृतिका है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन वो अक्सर बीमार रहते थे। डॉक्टर ने बताया था कि मेरे जेठ के दिल में कोई परेशानी है और वह कभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद जब वह मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ जी तो पहले से ज्यादा जवान होने लगे थे। 2 साल गुजर गए लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे बुरा भला कहती रहती कि तुम्हारे जेठ कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि जेठ ने तो मेरी बहन को। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। हम 3 बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को भी अपने मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझसे शादी करके लेकर जाए, और वो राजकुमार मेरी जिंदगी में सुकून और खुशियां भर दे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो लड़की बहुत अमीर घर की लड़की थी, लेकिन वह सुंदर नहीं थी। वो मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहा करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कजिन से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर के बाद वह होश में आया तो मुझसे कहने लगा, आप कौन हैं? मैंने आपको इस घर में पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया कि कृतिका है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो जाते जाते मुझे ही देखता रहा और कहकर गया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही उसका मैसेज आ गया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करने लगा है। वो मेरी सुंदरता पर मर गया था। और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले और बाकी की जिंदगी में ऐशो आराम के साथ गुजार दूं। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मैं मगन थी। मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत से दोस्त बना लिए थे और मुझसे बात तक नहीं करती थी। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब मेरी दोस्त मंजू मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। मंजू ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग में चली गई। आज ज्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें ये बात बताना भी जरूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है कृतिका। मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कजिन के दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार में ने सोचकर मंजू की तरफ देखा था, क्योंकि उसने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चले। फिर मंजू को कैसे पता चल गया? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि ज्यादा हैरान होने की
ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसाकर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और मैंने कह दिया था कि कृतिका ऐसी लड़की नहीं है, मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। वह मेरा मंगेतर है, कुछ महीनों बाद हमारी शादी होने वाली है, लेकिन मैं उसके इन घटिया हरकतों की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था कृतिका तुम दूसरे से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसी निकली, जो मर्द की जरा सी तारीफ पर उनके सामने बिक जाती है। मंजू अपनी बात करके चली गई थी, लेकिन मुझे सोच में धकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने अनुराग को इन सब बातों का बताया तो पहले तो उसने मुझे झुठलाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया था और फिर मैंने उसे बहुत बुरी भली बात सुनाई, उससे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी भी बात नहीं की। ये मेरी जिंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी, मुझे इधर उधर का कोई होश नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया था। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ तो यहाँ बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए थे। उनमें से एक इंसान जिसका नाम सौरभ था मुझ पर दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता कराया था। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया तो मैं एक पल को तो हैरान रह गई थी, लेकिन मैंने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया था। वो मुझे पसंद करने लगे थे, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं थी, मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को भी नहीं भूल पाया था, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे मिनट मिनट पर कॉल और मैसेज करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वाले तो हैरान थे कि इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और शादी की डेट भी रख दी। सब कुछ ऐसा अचानक से हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और मेरे जेठ थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी ननद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई भी औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता था तो मैं कभी अपनी बहन रूबी के साथ, तो कभी मम्मी के साथ, तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती थी। इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ चुका था। अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस जिंदगी के बारे में जो मैंने सोचा था, जो मैं चाहती थी, मुझे मिल गया था। अब हर चीज मेरे पास थी। जब भी रूबी घर आती है वो मेरी हर चीज को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं रूबी भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वो पागल वही पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। रोहन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती कि रोहन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई भी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन रूबी हर बार मना कर देती थी और कहती थी कि दीदी मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बेहतर होती है। अक्सर मेरे जेठ और रूबी का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नज़र उस पर डालते और अपनी नज़र बदल लेते थे। इस बात को रूबी ने नोट किया था और उसने जब उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन वह अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। रोज़ाना जिम जाते थे, रोज़ाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपने खान पान के बारे में
बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया कि मेरे जेठ को हार्ट का मसला है और उनके दिल में कोई बड़ी परेशानी है और उनका दिल उनका साथ कभी भी छोड़ सकता है। ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुख में थे। अपने भाई की वजह से वो रो भी रहे थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बहुत बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब क्या होगा ये सुनकर मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के लिए 2 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि बाहर विदेश में चलते हैं और किसी बड़े डॉक्टर से इलाज कराते हैं, मगर मेरे जेठ ने एक न सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी हुई तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर पर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद चारों फैक्ट्रियां किसी और के नाम पर कर दी जाएंगी। क्योंकि सौरभ मेरा सगा भाई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद में गरीबों में बांट दूं। राहुल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और राहुल दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारा हालात बहुत ख़राब होने वाले थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन रूबी की शादी अपने जेठ से करवा दूंगी। 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद जब मेरे जेठ मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद रूबी की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। राहुल और मैंने बहुत मुश्किल से जेठ जी को शादी के लिए मनाया और जब मैंने रूबी से ये बात की तो वह ये सुनकर हैरान रह गई। वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो रोहन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर आखिर वो मेरी बात मान गई। फिर मैंने अपने माता पिता से भी बात की और उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी मेरे जेठ से हो सकती थी। रूबी विदा होकर उस घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल से आगे जा रहे थे। मैं और रूबी तो परेशान थे कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे। लेकिन जेठ जी तो हट्टे खट्टे थे। वो जब घर पर होते तो ज्यादातर वक्त अपनी पत्नी यानी कि रूबी के साथ गुजारते थे और बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। पहले तो रूबी बुझी बुझी सी रहती थी, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे जहन में यही बात रहती कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं भी से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने रूबी से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो कि उनमें क्या लिखा है। एक दिन रूबी के हाथ एक फाइल लग गई थी, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर आ गए। उन्होंने वो फाइल रूबी के हाथ से ले ली थी और लॉकर में रख दी थी और रूबी को उन्होंने प्यार से बुलाया था। रूबी को वह कभी डॉक्टर के चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने बड़े भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वह कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मेरे कमरे में अचानक जाने पर वो चुप हो गए। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति को अपने भाई से आखिर किस बात पर मसला है। वो तो अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने भाई के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वह ऐसा व्यवहार क्यों करते थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछा, मगर उन्होंने मुझे भी कोई सही जवाब नहीं दिया।
آج جب میں نے اسے کمرے میں آنے کے بعد اس بارے میں پوچھا تو پہلے تو وہ چپ ہو گئے، پھر وہ کہنے لگے تم جانتی ہو بھائی کی بیماری کے بارے میں، اور تم یہ سوچتی ہوگی کہ انہیں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ وہ 2 سال تک ہی زندہ رہیں گے، لیکن ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پر کوئی آیا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے روبی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ وہ رونے لگی، میرے ساتھ اسپتال چلو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کے خراب طبیعت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور اسی وقت میں اسے اسپتال لے کر گئی، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ روبی ماں بننے والی تھی، یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر روبی یہ سن کر بہت خوش ہو گئی تھی اور میں اس کی خوشی پر حیران رہ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے پتی کو بتائی، ان کے بدلے چہرے کی رنگت دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ ان کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر کچھ بھی کہنا، سننا یا پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور لائٹ آف کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی ان کا ویوہار ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے چلے گئے تھے، جبکہ میرے جیٹ بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ خوشی خوشی سے اپنے آفس کے لیے چلے گئے، جبکہ میں نے سارا دن اپنے پتی کی ادھوری بات کو سمجھنے میں نکال دیا۔ آخر وہ مجھے کیا کہنے لگے تھے؟ وہ مجھے کچھ بتانے والے تھے، مگر پھر اوپر سے روبی آ گئی۔ میں بھی تو ان سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ بنا ناشتہ کرے ہوئے ہی چلے گئے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار کال کی، لیکن انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں روبی کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے میرے جیٹ کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کا کیسے خیال رکھے گی، اور میں اپنے ماتا پتا کو کیا جواب دوں گی؟ روبی کی شادی اتنی عمر دراز آدمی سے کرانا نہیں چاہتے تھے، مگر انہیں میں نے بہت مشکل سے منایا تھا۔ اب میں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گی؟ مگر حیرت تو مجھے روبی کے ویوہار سے تھی۔ وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی، وہ بہت مطمئن اور سکون سے لگ رہی تھی۔ سچ کہوں تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن کیوں یہ بدلاؤ کیسے آیا، میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک وہ تو بہت پریشان تھی، اب آج میں نے جب روبی سے اپنے جیٹ کی رپورٹ کے بارے میں پوچھا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات ہی بدل دی۔ مجھے اپنی بہن روبی اور اپنے جیٹ اور اپنے پتی کا ویوہار بہت پریشان کر رہا تھا۔ ان کے بدلتے ویوہار سے میں بہت پریشان تھی اور سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی تھی، مگر کوئی بھی میری بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا یہاں پر جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کچھ تو ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راز سے پردہ ہٹانے کو بے تاب تھی۔ اگلے آنے والے دن مجھے اور حیرت میں ڈال گئے تھے جب میرے پتی نے کہا کہ ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا، مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے پتا چلا کہ روبی اور میرے جیٹ اسی گھر میں رہیں گے، صرف ہم لوگ ہی یہاں سے جا رہے ہیں، ہم لوگ ان سے الگ ہو رہے ہیں۔ مگر کیوں؟ کوئی مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے روبی کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پتی اور ان کے بھائی کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے۔ کچھ دن بعد ہم وہاں سے چلے گئے تھے۔ نیا گھر پہلے گھر کے مقابلے تھوڑا چھوٹا تھا، لیکن یہ بنا ہوا بہت شاندار تھا، اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل کے جیسا ہی تھا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ نہ ہم روبی اور اپنے جیٹ سے ملنے گئے اور نہ ہی وہ لوگ یہاں پر آئے۔ میں نے جب اپنے پتی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھ سے سختی سے منع کیا کہ میں اس بارے میں ان سے نہ پوچھوں۔ میں سارا دن سوچتی رہتی اور الجھی رہتی۔ آج کے دن میرے
पति का मूड थोड़ा बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कह रहे थे जब मुझे रूबी के साथ उस दिन अस्पताल जाना पड़ गया था। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गए और कहने लगे, आखिर कब तक मैं ये बात तुमसे छुपा सकता हूँ। आज तुम्हें बता ही देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि बड़े भाई ने इस उम्र में शादी कर ली। इसलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी, और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी जिंदगी से मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का मसला है और वो बस कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे, तब मैं बहुत परेशान हुआ था। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा कि वो अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिला, तब मुझे उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था, जिसकी दवाई मैंने उन्हें दे दी थी। और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब झूठ था, और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वह दूसरी शादी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया, और इसलिए मैं उनसे नाराज हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वो गलत है। दूसरी शादी कर सकते हैं, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। उन्होंने जो किया वह पाप ना करने की वजह से किया। मैंने कहा, अपना दिमाग उनसे साफ कर लें। मेरी बहन रूबी अब मेरे जेठ के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए आए, और वो हमें देखकर बहुत खुश हो गए। रूबी को खुश और सकून दिल देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी थी कि वह हकीकत जानती है, और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।